देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन है आपका अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। अब इसमें ब्रांच रिकन्सिलिएशन है या डेटर रिकन्सिलिएशन है कि क्रेडिटर है, तो ये समझ में आ रहा होगा कि यू आर अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स आयुष मैन्युफैक्चरिंग, यू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ योर हेड ऑफिस and at the beginning of every month you get statement from Patna branch। तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्या करना है, प्रिपेयर ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना है। तो आपको जो BRS ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है या अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है या क्रेडिटर का डेटर का किसी का भी, तो फॉर्मेट एक ही जैसा है। 3 कॉलम रहते हैं उसमें, आपको ये ऐसे कर लेना है। 14-16 का साइज रख लीजिए ये। इसके बाद फर्स्ट रो को मर्ज कर दीजिए और यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए जो बनाने के लिए बोल रहा है। तो ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर एंटर करके पार्टिकुलर, फिर अमाउंट और अगेन अमाउंट, ये करना है। अब ये जो कंपनी है ना, हेड ऑफिस है, ये जो ऊपर लिखा होता है वही माना जाता है। तो ये ऊपर हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस ने मेंटेन किया हुआ है पटना ब्रांच का। और दूसरा स्टेटमेंट ये, तो ये पटना ब्रांच ने बनाया है हेड ऑफिस का। तो मैच कैसे कराते हैं, जो हमारा डेबिट साइड होता है ये, उसको क्रेडिट से मैच कराते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट से। ऐसे ही आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, और बस क्या किया है, वैल्यू डबल किया है। 50,000 को 1 लाख किया है, 3 लाख को 6 लाख किया है, 25,000 को 50। ये सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू को डबल कर दिया गया है। तो मैच कराइए। टू बैलेंस BD 1 लाख है, तो यहाँ पर बाई बैलेंस BD 1 लाख है, मैच कर रहा है। 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच को भेजा गया है सामान 6 लाख का, तो ब्रांच में रिकॉर्ड है कि गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 6 लाख, ये भी मैच कर रहा है। फिर 2 बैंक, यानी कि ब्रांच को पेमेंट किया गया है और ब्रांच की तरफ से कहना है कि बाई बैंक हमें रिसीव हुआ है। तो सारे ही तीनों ये मैच हो गए। अब इधर आते बाई बैंक क्रेडिट साइड में, यानी इन्होंने रिसीव किया है, तो इसका मतलब ब्रांच ने 7,20,000 का पेमेंट किया है। फिर बाई बैलेंस CD, यानी हेड ऑफिस की बुक में लिखा हुआ है कि पटना ब्रांच से हमें 30,000 रुपये लेने हैं और पटना ब्रांच का कहना है कि हमने गुड्स आपको 60,000 का हेड ऑफिस को वापस किया है और मुंबई ब्रांच को 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है। इस वजह से यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है बल्कि निगेटिव है। देखिए ये जो बैलेंस है ना CD, क्रेडिट साइड में है, तो फिर डेबिट में बैलेंस दिखना चाहिए। तो डेबिट में नहीं दिख के किधर दिख रहा है ये, इसका मतलब ये ना कि ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब हम बनाएंगे ब्रांच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये वैल्यू लेंगे और क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर हेड ऑफिस, और कितनी वैल्यू थी, 30,000। फिर सारे डिफरेंसेस को लेस करेंगे। तो एक था कि गुड्स रिटर्न
टू हेड ऑफिस और एक था गुड्स ट्रांसफ़र टू मुंबई ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न हुआ है 60,000 का और ट्रांसफ़र हुआ है 20,000 का। यहाँ लिख देंगे 60,000 फिर 20,000, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अस्सी हज़ार। अभी क्या करेंगे आप, ये 30,000 में से जो पहले वैल्यू रहेगी उसी में से घटेगा, 30,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पटना ब्रांच। पटना ब्रांच का यही बैलेंस है, आप चेक करेंगे तो यही दिखेगा। ये बाई बैलेंस जो लिखा हुआ है ना, ये 50,000, ये निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव होता तो इधर होता। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि एडवांस टैक्स का है, एडवांस जनरल एंट्री। तो 2018 यहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा है कि एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आपने किया है 1,10,000 और प्रोविज़न क्रिएट किया है 31 मार्च 2017 तक 60,000। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 70,000 इंक्लूड है, मतलब इसके अंदर 1,10,000 के अंदर। वो किसका है? 17-18 का, यानी 17-18 का एडवांस टैक्स 70,000 है और 70,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 40,000, वो 18-19 का माना जाएगा। तो 17-18 का एडवांस टैक्स 70,000 है। फिर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो 17-18 की है 76,000 है। आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है 18-19 का 80,000 रुपये का। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एंड शो हाउ टू द रिलेवेंट आइटम विल अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इसे हमें एंट्री पास करना है, लेज़र बनाना है और इसे पीएल और बैलेंस शीट में भी दिखाना है। इसके लिए दूसरा टैब ले लेते हैं। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेट पार्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। दो 2017 और 18 में जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है वो किया गया है 60,000 का। तो यहाँ पे गलती से 17 लिखा हुआ है ना, ये होना क्या चाहिए 18। जब आपको बुक में नया जब पेपर मिलेगा तो ये 24 लिखा होगा, करंट का रहता है, और यहाँ पर 24 लिखा रहेगा। ये 24-25 का होगा तो 31 मार्च 2025 लिखा होगा तो ये 24 होगा, और अगर 24 लिखा होगा तो ये 23 होगा। तो ये कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि 18 की बैलेंस शीट में 17 का प्रोविज़न हो ही नहीं सकता। खैर 60,000 का प्रोविज़न हो चुका है,
और हमें प्रोविज़न करना कितना है, जितना टैक्स है। तो 76 हुआ है 60, तो कितना कम हुआ है 16,000, उतना ही का करना है। तो जब दोबारा करते तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न क्रिएटेड, तो कितना वैल्यू कम पड़ रहा था 16,000। फिर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो 2017-18 का लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल। यहाँ लिख देंगे प्रोविज़न एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स। अब प्रोविज़न था कितना, जितना टैक्स लायबिलिटी थी, तो 76। एडवांस टैक्स कितना पे हुआ है, यहाँ पे लिखा था, ऊपर है थोड़ा, ये एडवांस टैक्स 70,000 पेड हुआ है 17 और 18 का। तो यहाँ पे 70,000 रुपये लिख देंगे, और जो बच रहा है ना 6,000, उसको यहाँ दिखा दें। फिर 2017 और 18 में एंट्री पास करेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लिख देंगे कि इनकम टैक्स पेड कर दिया गया है, और यही 6,000 इनकम टैक्स पेबल है, तो 6,000 लिखा देंगे। इसके बाद 2018 और 19 के लिए प्रोविज़न क्रिएट किया गया है। देखिए इसमें है, देखिए 2018 और 19 का, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 2018-19, नरेशन लिख देंगे प्रोविज़न क्रिएटेड 80,000 रुपये। अब आप क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे और ट्रेडिंग एंड पीएल जो बोल रहा है वो सब बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको जिसका लेज़र बनाना है उसका नाम लिख देंगे। तो सपोज़ प्रोविज़न का लेज़र बनाना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, तो इसी का लेज़र हो जाएगा। आपको पता है ये लिखा जाता है पार्टिकुलर्स
फिर अमाउंट। अब डेट वगैरह का छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में ही होता है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। LF और डेट, यही मेन 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ प्रोविज़न क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000। पहले से भी प्रोविज़न क्रिएट था ना, तो पहले से भी क्रिएट था आपका, तो आप ये हटा दीजिए, एप्रोप्रिएशन हटा दीजिए। कितना क्रिएट था पहले से? 60,000, यही था ना। फिर दोबारा आपने क्रिएट किया है, तो फिर लिखेंगे आप बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस बार कितना था? 16,000। फिर आप प्रोविज़न को क्या कर देंगे इधर? डेबिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे आप? टू एडवांस टैक्स अकाउंट, वो आ जाएगा आपका 70,000। और फिर आप लिख देंगे टू इनकम टैक्स पेबल। कितना? 6,000। पूरा एडजस्ट हो जाएगा, टोटल कर देंगे। ये लेजर बन गया। अगर आप लेजर बनाना चाहें दूसरे किसी का, तो एडवांस टैक्स का बना सकते हैं। मतलब जितने नाम होते हैं ना, सबके बन जाते हैं। अब ये वाला प्रोविज़न तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये तो 18 का बन रहा है, 19 का बनाएंगे तो आएगा। तो अभी एक का और बना लेते हैं, एडवांस टैक्स का। तो आपको फिर ये मर्ज करना रहेगा और यहाँ आप लिखेंगे एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स का लेजर बनेगा। तो आपके पास पहले से ही एडवांस टैक्स की एंट्री पास थी, है ना। तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? बैंक। तो ऑलरेडी कितना था? टू बैंक अकाउंट। आई थिंक 70,000 पेड था ना। एडवांस टैक्स कितना पेड था? 70,000। ये है ना एडवांस टैक्स। फिर आपने उसको एडजस्ट कर लिया, तो क्या लिखेंगे? बाई प्रोविज़न फॉर टैक्स। कितने से? 70,000 से। फिर टोटल कर देंगे। इसके बाद आप चाहे तो ट्रेडिंग बना सकते हो, PL। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, particulars, अमाउंट, फिर अगेन particulars
और फिर अमाउंट। अब देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट में क्या क्या आएगा। एक पहले से ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट कितना जाएगा। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हाँ, जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो पीएल के बाद ही बनाते हैं, तो जब पीएल बनाते हैं तो उसमें एप्रोप्रिएशन को दिखा सकते हैं। मतलब पीएल अकाउंट में ये प्रोविज़न दिखाते हैं और प्रोविज़न फॉर एप्रोप्रिएशन भी दिखाते हैं। मतलब ये दिखाने का मकसद है कि क्या क्या चीज़ें पीएल के साइड में जा सकती हैं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बनने वाला नहीं है। और जो पीएल एप्रोप्रिएशन है वो पीएल के बाद नहीं बनता है, बस पीएल में ऑलरेडी उसकी एंट्री नहीं होती है, इसलिए उसकी दोबारा एंट्री करनी पड़ती, इसलिए उसका नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन है। लेकिन जाता वो पीएल में ही है, क्योंकि वहीं से एडजस्टमेंट होना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 16,000 यहाँ आ जाएगा। और तो आपने कहीं कुछ किया नहीं है, ठीक है। और अगर आप दिखाना चाहेंगे पहले वाला प्रोविज़न तो वो दिखा देंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स। वो कितना था, 60 था। इससे क्या मालूम हो जाएगा कि आपने पीएल में कितना दिखाया है, 76, और उतने ही आप क्या करेंगे, एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लेंगे, तो दोनों दिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपका ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे आप बैलेंस शीट। इस साइड हो जाएगा आपका लायबिलिटीज़। सर पीएल का बैलेंस चेंज करता है ना? हाँ पीएल का बैलेंस हाँ नहीं निकलेगा ना? ना, बैलेंस नहीं। एक्सपेंस ट्रीट करता है ना? हाँ, उससे रिज़ल्ट निकलेगा सिर्फ प्रॉफिट। हाँ इसको ऐसे ही 2 एंट्री करके छोड़ देंगे ना? हाँ, शो करना है कि एडवांस टैक्स और प्रोविज़न को पीएल और बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, बस ये, बाकी चीज़ों को नहीं। अमाउंट और किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ 2 चीज़ों को, प्रोविज़न और टैक्स। तो आपको पता है लायबिलिटी में क्या आएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी ब्रैकेट में 2018 और 19, क्योंकि 17 वाला जो है ना, 18 वाला एडजस्ट हो चुका है, वो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं। तो वो हमने कितना क्रिएट किया हुआ है, 80,000। और इधर आ जाएगा एडवांस टैक्स, और ये भी आपका 2018 और 19 का है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एडवांस टैक्स 1,10,000 का है, बट 70,000 17-18 का है। तो जो 40,000 बच रहा है वो 18-19 का माना जाएगा। तो आप यहाँ दिखाएंगे 40,000। ये काम आपको करना था, कंट्रोल एस कर देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन शायद और है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो जब कैश अकाउंट लिखा हो ना ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि रिसिप्ट और पेमेंट का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डायरेक्ट मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लिख भी सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नहीं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिसीप्ट कि कितने पैसे आए आपके पास। तो क्वेश्चन में ये है, ये आपके पास आया है, कंट्रोल सी कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास कस्टमर से कुछ पैसे आए हैं, कंट्रोल सी। और तीसरा आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब सबकी वैल्यू, अब यहाँ पर ऊपर 3 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब सारी वैल्यू में 3 0 आएगा। मतलब 3 0 सब में कॉमन इसलिए हटा दिया गया है। तो इस जो 300 है और 2800 है और 100 है, तो 300 का मतलब 2 0, 3 0 था ना, ये आ जाएगा। फिर क्या था 2800, इसमें 3 0 और ऐड हो जाएगा, और फिर कितना था 100, इसमें भी 3 0 ऐड हो जाएगा। ये आपका चला जाएगा पेमेंट साइड में। सबको आपको या तो टाइप कर लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, दोनों ही काम कर सकते हो। ऑफिस में दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेटिंग बाद में करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इससे थोड़ा टाइम आपका बचेगा। हाँ, सर, बहुत लेंथी हो गया। हाँ, बहुत लेंदी भी है ये। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन लास्ट, यहाँ तक ले लूँ। ये तो आएगा नहीं, बैलेंस नहीं लिया जाता, चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग। अब सबकी वैल्यू रख लीजिए, 200 200 200, यानी ये 2000, तो 3 0 भी तो आ जाएगा ना। फिर 200, फिर 200, और फिर 100 हो गया, 250। और लास्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 300। अब इसे आप प्लस कर दीजिए, और इसे भी प्लस कर दीजिए। हाँ, कराया है ये। इसमें क्या किया था उन्होंने, ज़ीरो को बस हटा दिया था। 1 लाख का फ़र्क आएगा। फिर आप इसको फॉर्मेटिंग करना होगा, और साइज़ जो है दोबारा से रीसाइज कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 क्वेश्चन थे, थोड़े से बड़े थे क्वेश्चन इसमें। असल में इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। ये जो क्वेश्चन था,
ये वाला, इसमें काम दिखने में बहुत छोटा है ये क्वेश्चन, सर आया नहीं कितने क्वेश्चन? इतने ही मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ये आया हुआ पेपर है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आया होगा, तो ये कहाँ हम लोग अब पाएंगे करना? कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। बस थोड़ा सा रेशियो का फार्मूला याद करना पड़ेगा। सर स्पीड, हाँ, थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि कल परसों 2-3 दिन का जो टाइम है वो पूरा डेडिकेट कर दीजिए, आगे ना पढ़ के प्रैक्टिस पे, क्योंकि इतना बहुत है सेट, इन्हीं में से होना है। तो नई चीज़ों को पढ़ने की बजाय बस इसी को रिवाइज कर लीजिए तो वो अच्छा रहेगा। जैसे पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो आप यहाँ लिख दीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फार्मूला है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब यही बस आपको याद करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट और फिर शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या आएगा देख लेते हैं। क्या दिख रहा है इसमें? सिर्फ 5 लाख रुपए है। आई थिंक ये करा हुआ है ना, कुछ नहीं करा हुआ। इस तरह का करा है। हाँ, कितना था लोन? 5 5 लाख। शेयर होल्डर फंड में आप देख लीजिए 15 लाख और 6 लाख जुड़ जाएगा, रिजर्व तो 21 लाख हो जाएगा। 21 लाख बस यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे 0.24:1। नेक्स्ट होगा आपका करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो आपका हो जाएगा, फार्मूला क्या है इसका? करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी, फिर करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,60,000, फिर 9,10,000, 12,40,000 और 40,000। सर हमको क्या किया हुआ इसके पीछे? ये तो कोई दूसरी चीज़ को निकालने के लिए है, तो असेट्स तो यही है ना। तो 1,60,000 और 1,60,000 फिर प्लस कितना था 9,10,000, फिर 12,40,000, फिर एक और चीज़ थी 40,000। और करेंट लायबिलिटी में देख लेते हैं क्या क्या है। और डिवेंचर से छोड़ के 2 लाख और ये 14 लाख, 12 और 2 14 लाख। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं 1.68:1। जब ऐसा हो तो आपको फिर यहाँ पे जाके नंबर चेंज करना होगा, कस्टम लेना होगा। हाँ, वैल्यू फ़र्क पड़ जाएगी ना फिर तो।
उसके बाद नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर जो होता है ना वो कैसे बनता है, क्रेडिट सेल से, क्रेडिट सेल से बनता है, सेल होता है तभी डेटर बनता है। तो लिखेंगे आप क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर। अब आपको क्रेडिट सेल अलग करना है और एवरेज डेटर को अलग करना है। क्रेडिट सेल्स दिया होगा इसमें क्वेश्चन में, ये जो एनुअल सेल्स है उसी को, हाँ, तो 74,40,000 है ये, 74,40,000। और एवरेज डेटर आपका जो ये बुक डेट है ये डेटर है, तो 12,40,000 इसे डेटर मारा जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है एवरेज डेटर्स। ये जो आया इसको हम लोग टाइम्स लिखेंगे, इसको 1 नहीं लिखेंगे, जहाँ टर्नओवर होगा वहाँ पर टाइम्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट होगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसके लिए फार्मूला लिख लेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फार्मूला है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे, और एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, ये जो आपका एनुअल सेल्स होता है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो 74,40,000 में से कितना था, 7,40,000 माइनस कर देंगे, नहीं 44,000, 7,44,000 ये आ जाएगा। और एवरेज स्टॉक आपका होगा, ये लिखा होगा स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको बोलेंगे 9,10,000 यहाँ पे लिखेंगे। अब आप डिवाइड कर दीजिए। ये जो आएगा इसका नाम क्या लिखेंगे, टाइम्स, ये टाइम्स हो जाएगा। ये आप फाइनली आपका पेपर सॉल्व हो गया। कंट्रोल एस कर देंगे।